नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सैनी। आरएम एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक है ना, उसका 10th क्लास का जो 4th चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 4th चैप्टर। कौन सी बुक का? एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब यौगिक। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कार्बन एवं उसके यौगिक। चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, कार्बन क्या है कि प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना पाया जाता है कि जो जितने तत्व है ना, उससे ज्यादा भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ये लगभग 3 मिलियन के आसपास पाया जाता है कार्बन। उसके बाद इसके प्रमुख स्रोत क्या है कार्बन के? वनस्पति जगत और प्राणी जगत। ये क्या है? कार्बन क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। सबसे पहले क्या लिखा? प्रकृति में कार्बन और इसके यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर क्या है, कार्बन और उसके यौगिक क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में कार्बन एवं उसके यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या लिख रखा है? इनके प्रमुख स्रोत क्या है? प्राणी जगत। प्रमुख स्रोत क्या है? प्राणी जगत और वनस्पति जगत। ये क्या है? इनके प्रमुख स्रोत है। उसके बाद क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सजीवों के शरीर का जो अधिकांश पदार्थ जो कार्बन की यौगिकों से मिलकर बना होता है। और आप इसकी इनकी स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, उसमें सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद इसके अलावा क्या है? पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये भी क्या है, कार्बन के यौगिकों से ही मिलकर बना होता है। उससे अगला क्या है? अगला प्रकृति में कार्बन के यौगिक व्यापक रूप से फैले हुए हैं, मतलब कि बहुत सारे कार्बन पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। इसके बाद क्या है? सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। मतलब ये बोल रहा है कि सभी तत्वों के यौगिक है ना, उससे अधिक क्या है, कार्बन की संख्या की यौगिकों की संख्या है। मतलब जो जितने सभी तत्व है उनके यौगिक है ना, उससे अधिक किसकी संख्या अधिक है? कार्बन के यौगिकों की। उसके बाद अब तक लगभग 3 मिलियन कार्बन के यौगिकों का पता चला है। 3 मिलियन लगभग, जो कि सारे तत्व नहीं है 3 मिलियन, उससे ज्यादा क्या है, कार्बन के यौगिकों का पता चला है, 3 मिलियन है वो। उसके बाद क्या है? कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना क्यों करता है? कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना क्यों करता है? इसमें क्या लिखा है? ए पॉइंट दे, कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और बंध श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। शाखित किसे बोलते हैं? जो शाखाएं होती है, उस शाखित से क्या बनता है? शाखित मतलब इसका मतलब क्या होता है? शाखाएं। शाखित का मतलब क्या होता है? शाखाएं जो टहनियां नहीं होती कि पेड़ की, उन शाखा उनको ही तो बोलते हैं। इनके अंदर क्या है कि जिस पेड़ के अंदर टहनियां निकली होती है ना, शाखाएं निकली होती है, वैसे ही इनके अंदर भी क्या है, शाखाएं निकली होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शाखित। उसके बाद यह सीधी श्रृंखला, इसमें सीधी श्रृंखला होगी, इसमें शाखाएं प्रेजेंट होगी इधर इधर। जैसे नीचे देखो, ये शाखाएं निकली हुई है, कार्बन नीचे दिख रहा है, इसको मतलब क्या है, शाखा है, इसलिए इसको शाखित श्रृंखला बोल रहे हैं। इसके बाद क्या है? बंध श्रृंखला है, इसके अंदर चारों तरफ से बंद है, इसको क्या बोल दिया? बंध श्रृंखला बोल दिया। ऐसे ही क्या है कि इसके अंदर कार्बन का अत्यधिक यौगिक संरचना क्यों करते हैं? क्योंकि सीधी श्रृंखला होती है, शाखित श्रृंखला होती है और बंध श्रृंखला होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? शाखित का मतलब शाखाएं निकली होती है, जैसे मान लो कि इधर इधर और सी लगा के और 7 श्रृंखला निकाल देते हो, क्या हो गई? शाखित हो गई। अभी जहां यहाँ पर सी और कार्बन लगा देते इधर बीच के अंदर, तो ये भी क्या हो जाता? शाखित हो जाता। पर अभी क्या है, सीधा है, तो इसका मतलब सीधी श्रृंखला हो गई। उसके बाद दूसरा बी पॉइंट क्या है? कार्बन विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक। कार्बन विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार तत्वों से संयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन क्या है? विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार तत्वों से संयोग करके क्या करता है? यौगिकों का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है? कार्बन के यौगिक समायोगिता प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि कार्बन के जो कंपाउंड है ना, वो आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जो कार्बन के जो भी कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे मान लो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन अलग स्ट्रक्चर बनाए, उसी फॉर्मूले से वो भी स्ट्रक्चर बन सके, उसका दूसरा रूप भी बन सके, उसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे मान लो कि अभी C4 है और H10 है, इससे ये चित्र ही बन रहा है और ये चित्र बन रहा है, जबकि है दोनों सेम, पर स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है, और फॉर्मूला क्या है? सेम है। फॉर्मूला तो क्या है? सेम, और स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इधर देखो, अभी यहां पर क्या है?
C4H10। यहाँ पर क्या है C4H10, मतलब कार्बन तो कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10। अभी इधर देखो इस स्ट्रक्चर में कार्बन लिख दिए 4। आपको ये तो पता है ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और अभी पता नहीं है तो मैं आगे बता दूंगा, अभी आगे थोड़ी देर बाद बता दूंगा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये क्या है। ठीक है, अभी आप ये ध्यान रखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और बाकी मैं आगे बता दूंगा कैसे क्या बनाता है। इसके अंदर क्या है, कार्बन कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन लिख दिए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो ऊपर कितने हैं 4, नीचे कितने हैं 4, उसके बाद यहाँ 1 और यहाँ 1। इसका मतलब क्या हो गया 10 हाइड्रोजन हो गए, 4 4 8 और 2 10, 10 तो हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर कार्बन कितने हो गए 4। इधर देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर भी 4 है। ये देखो साकेत वाली श्रृंखला है, यहाँ पर भी क्या है 4 कार्बन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन तो 10 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर भी कार्बन 4 है और यहाँ पर भी कार्बन 4 है। ये तो क्या है नॉर्मल ब्यूटेन है और ये क्या है आइसोब्यूटेन। अभी आपको नाम नहीं करना है, नाम तो क्या है कि जैसे आगे वाली क्लास, जैसे 10th क्लास के अंदर क्या है कि नाम इतना नहीं ज्यादा। 11th के अंदर क्या है पर अलग से एक चैप्टर है जिसके अंदर जिसका नाम क्या है आयुपेशी नामकरण। उसमें क्या है कि नाम आइसो और नियो सब क्या है उनके अंदर सिखाए जाएंगे आपको। पर इसके अंदर आप ये देख लो इसका नाम तो क्या हो गया आइसोपेंटेन और इसका नाम क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। मतलब इसी फॉर्मूले से ये स्ट्रक्चर भी बन गई, इसी फॉर्मूले से ये स्ट्रक्चर भी बन गई। इसी को क्या बोलते हैं आइसोमेरिज, मतलब कि एक ही फॉर्मूले से अलग अलग क्या स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक, उसके बाद अगला पेज में क्या है कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कितने पे आता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 आता है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैंने एक चीज पिछली क्लास थी, पिछला चैप्टर था, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था। इसके अंदर क्या है मैंने बताया था आपको, ऐसे कक्षाएं बनवाई थी मैंने। ये तो क्या है नाभिक, ये क्या है कक्षाएं। कक्षाएं है तो इधर ये कौन सी कक्षा है के एल और एम, ये कौन सी कक्षा के एल एम। अब कार्बन कितने पे आता है, कार्बन आता है 6 पे आता है। मतलब कार्बन परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि जो के कक्षक है, के कक्षक वो कितने में स्थायी होता है, उसके अंदर जब वो के कक्षक कितने में स्थायी होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास। उसके बाद एल कक्षक कितने में स्थायी होता है 8 में, एम कक्षक कितने में स्थायी होता है 8 में। इधर देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। मतलब ऐसे मान लो ये घर है, इसके अंदर 2 व्यक्ति आ जाए तो ये क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। ये ऐसे ही इसके अंदर 8 आ जाए तो फुल हो जाए, इसके अंदर 8 आ जाए, ऐसे कक्षाएं चलती रहती है के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे। इसके अंदर क्या है कार्बन कितने पे आता है 6 पे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6 है। इसमें सबसे पहले हम क्या भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब ये तो क्या है तो क्या हो गया स्थायी हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे 6 में से 2 गए तो 4 बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, अगले वाले कक्षा में भरेंगे, अगले वाले कक्षा में भरेंगे 2 और 2 4। जबकि इसमें आने कितने चाहिए, इसमें आने चाहिए 8 और अभी आए हैं कितने, आए अभी कितने 4। इसका मतलब या तो इसको 4 चाहिए या तो ये 4 ले या इसको त्यागे, तब क्या हो स्थायी हो। तो ये क्या है कार्बन क्या है ना तो लेता है और ना ही देता है। ये क्या है कि सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई 2 विद्यार्थी हैं, उनके पास एक के पास पेन है और एक के पास कॉपी है। वो या तो ऐसे पेन को 2 भागों में बांट के आपस में लिख लेंगे या फिर कॉपी को 2 भागों में बांट के आपस में लिख लेंगे। वो क्या करेंगे या तो वो पेन वाले को कॉपी देगा या कॉपी वाले को पेन देगा। तो क्या या तो सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि वो संयोग करके काम करेंगे। संयोग करके मतलब इसमें क्या है जो पेन है जो कॉपी वाले को दे दिया, वो अब कॉपी वाला क्या करेगा उसके अंदर जो भी टीचर ने पढ़ा है वो पढ़ लिया, उसके बाद क्या है दोनों साथ बैठकर पढ़ेंगे, वो तो क्या हो गया सहसंयोजक हो गया। और अकेला बैठ के पढ़े वो सहसंयोजक, या तो उसी जो खुद अकेला ही पढ़े या दोनों क्या संयोग करके पढ़े। संयोग करने का मतलब उसने पेन दिया था इसलिए दोनों क्या साथ साथ पढ़ेंगे, उसी को क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कार्बन दूसरे के, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है वो कितने पर आता है 1 पर आता है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 1। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपने को स्थायी कर लेता है, ना कि वो इलेक्ट्रॉन ले देके करता है। वो क्या है कि किसी के साथ मिलकर फिर स्थायी होता है। इसका मतलब ये कि कार्बन क्या है सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, दूसरे के साथ जुड़कर फिर अपने को स्थायित्व पूरा करता है। अब यहाँ पर क्या है और क्या करेगा अब 4 बॉन्ड या तो ले या दे, ये काम तो करता नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बचा सहसंयोजक बॉन्ड बनाए, तो किसके साथ बनाए वो भी आगे देखेंगे। पर अब ये देख लो कि कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए 2,
अब ये यहाँ पर समझ आ गई ना कि ये क्या है, कि तो क्या है, यहाँ पर कक्षाएं हैं के एल एम एन, इसकी कक्षाएं होती हैं के एल एम, और उसके बाद ये दो क्या है, दो सबसे पहले कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो, सबसे पहले कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो, ये वाले, उसके बाद 4 भरेंगे, और भरने कितने चाहिए थे, 8, तभी सही होता ना। इसका मतलब अभी अकेले गैस होती है, अब ये नियोन कितने पे आता है, नियोन 10 पे आता है, नियोन 10 पे आता है तो सबसे पहले वाले में 2 भर देते हैं, उसके बाद अगले वाले में 8 भर देते हैं, इसलिए तो उसको अकेले गैस बोलते। अकेले गैस मतलब वो क्रिया नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि वो स्थायी हो गई। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब क्या है, अकेले गैस है। अकेले गैस क्यों है, क्योंकि इनका स्थायी तो पूरा हो रखा है। 2 8 8 18 2 8 8 18, इनमें क्या है कि जैसे मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पूरे भरे हुए, अगले वाले कक्षा में पूरे भरे हुए हैं। जैसे नियोन है उसके अंदर अगले वाले जो ये वाला है इसके अंदर 8 आ जाते हैं, क्योंकि नियोन 10 पे आता है, 10 पे आता है तो पहले वाले में 2 भर जाएंगे, दूसरे वाले में 8 भर जाएंगे, इसलिए क्या है कि वो स्थायी हो जाएगा। स्थायी तो सभी तत्व क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं, इसलिए क्या है वो आखिरी गैस में रख रखा है, नोबेल गैस में, इसलिए तो उसको नोबेल गैस बोलते हैं नियोन को। अब वैसे ही हीलियम है, हीलियम कितने पे आता है, 2 पे आता है, 2 पे आता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने पे, 2, तो 2 भर देंगे तो ये क्या है कि कक्षा क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, आखिरी गैस बोलते हैं। किसको, हीलियम को। ये क्या है, आखिरी गैस है। उसके बाद क्या आता है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कक्षा में पहले तो कक्षा स्थायी हो गई, इसको तो अपन छेड़ेंगे नहीं। इसके बाद बच्ची कौन सी कक्षा, बाहर वाली कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। उसके बाद अगले वाले पेज में देखते हैं। अभी क्या है, इधर देखो, अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। ये ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। उसके बाद आता है कार्बन परमाणु, अतः कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं से, अतः कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, मतलब कि सहसंयोजक बॉन्ड बना के अष्टक पूरा करता है। अष्टक का मतलब मैंने बताया था पहली कक्षा के अंदर 2 आएंगे, उसके बाद 8 आएंगे। अष्टक का मतलब क्या होता है, 8, अष्टक का मतलब क्या होता है, 8। तो ये क्या अष्टक पूरा करता है। अष्टक पूरा कैसे करता है, साझा करके करता है। साझा मतलब एक दूसरे मतलब मिलकर काम करता है, इसी कारण कार्बन परमाणु सदा सहसंयोजी बंधन ही बनाता है। ये मैंने पहले ही बात बता दी है, जिससे कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। इसलिए तो क्या कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो साझा करके अपने को साझा करके स्थायी होते हैं। साझा करके मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड पूरे करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस कक्षा के अंदर, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इसलिए क्या है कि साझा करते हैं, साझा करने के लिए साझा करने को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंधन। और सहसंयोजी बंधन मुख्यतः क्या है, कार्बन के यौगिक, जिससे कार्बन क्या है, यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। सहसंयोजी बॉन्ड क्यों होते हैं, क्योंकि सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणुओं को निर्माण। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणुओं का निर्माण कैसे होता है। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन है, किसी भी क्रिया के अंदर हाइड्रोजन अकेला क्यों नहीं होता, क्योंकि अकेला स्थायी नहीं होता, क्योंकि एक पर आता है, इसलिए क्या होता है, स्थायी नहीं होता। उसके बाद क्या है, अब हाइड्रोजन क्या H2 के रूप में लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आने चाहिए, के अंदर। तो इसके अंदर आते कितने हैं, एक आता है, इसलिए क्या है, स्थायी नहीं होता। अब ये क्या है, 2 हाइड्रोजन से मिलकर क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिले और स्थायी हो गया है। अब ये देखिएगा, इधर देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, ऐसे एक बार ये वही कॉपी वाला उदाहरण, किसी एक के पास कॉपी पेन थे, दोनों इधर देखो, ये एक बार ये पढ़ लेगा, अब इधर देखो, दोनों इसके पास भी 2 बॉन्ड हो गए। इधर से देखे तो, इधर से ये देखे तो इसके पास भी 2 बॉन्ड हो गए, ये एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। वैसे ऐसी संरचना बनेगी नहीं बनी। बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनने से रहा। बॉन्ड कब बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बंद कब बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ये बंद बन गया, नहीं बन गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर एक बंद बन गया। उसके बाद ये क्या है, एकल बॉन्ड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये हाइड्रोजन का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। उसके बाद अगला निर्माण किसका पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार होता है, ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन कितने पे आता है ये पता होना चाहिए पहले। तो ऑक्सीजन आता है कितने पे, 8 पे। 8 पे आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। तो ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है। सबसे पहले अपन कक्षा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले वाली कक्षा में कितने भरेंगे, सबसे पहले वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 पे आता है तो इस पहले वाले में 2 भरेंगे। पहले वाले में कितने भरेंगे, 2 भर दिए। उसके बच्चे कितने, 6।
छह बचे। तो इधर देखो अब इसको दो चाहिए या तो तभी या छह त्याग करे तो अपन ये क्या करता है, दो या तो ग्रहण ही करता है। तो इधर देखो अब क्या करेगा, ये दो ग्रहण करेगा। यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने बचे थे, तो बाह्यतम कोष्ठक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे 6, तो 6 तो इधर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर भी 6 कर दिए। अब क्या है कि इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इससे सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक नहीं हुए पूरे 8 हो गए। 8 में क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो स्थायी हो जाएगा, इसके अंदर ये भी स्थायी हो जाएगा। ऐसे क्या है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और बीच के अंदर अभी पहले कितने इलेक्ट्रॉन कितने बंद बन रहे थे, एक बंद। अभी यहाँ पर कितने 4 है, तो 4 से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है, द्वितीय बॉन्ड होता है। होता है नहीं होता, होता है। ऐसे ही किसका निर्माण हो गया, द्विबंधन का। और ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंधन। ठीक है, पहली कक्षा के अंदर कितने आएंगे, 2। उसकी दूसरी बात एल कक्षा के अंदर कितने आएंगे, 6, मैंने ये बताई दी है। ठीक है, समझ में आ गया। इससे अगला अब क्या है, नाइट्रोजन का निर्माण। नाइट्रोजन का निर्माण, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन। अब नाइट्रोजन का निर्माण कितने, नाइट्रोजन का ये पता होना चाहिए आता है कितने में नाइट्रोजन आता है, कितने में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। कितने पे आता है, 7 पे आता है। अब 7 पे आता है तो इधर देखो सबसे पहले अपन ये नाभिक बना दिया, उसके बाद कक्षाएं 7 पे आता है। तो पहली कक्षा के अंदर 2 भर दिए, ठीक है। उसके बाद बचे 5, 2 तो 4, उसके बाद कितने बचे 5, तो 5 भर दिए। अब इसको चाहिए कितने, 3 ग्रहण करे या त्यागे। तो इधर देखो ये क्या है, नाइट्रोजन कितने कितने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 इधर देखो ये 5 पर दिए मैंने, ये 5 इलेक्ट्रॉन पर दिए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो ये क्या करेगा, इससे संरचना बनाएगा। तो इधर देखो इसके पास कितने हो गए, 5 थे, 3 हो गए, 8 हो गए, नहीं हो गए, ये स्थायी हो गया। ऐसे इधर वाला स्थायी हो जाएगा, स्थायी हो गया, नहीं हुआ, हो गया इसको। अब इसमें पहले वाले में कितने थे, 1, दूसरे वाले में कितने बॉन्ड आए थे, 2। अब इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 3। इसका यहाँ पर क्या त्रिबंधन हो गया। त्रिबंधन कैसे होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें इनकल बना होता है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा बंधन है, त्रिबंधन। नाइट्रोजन का निर्माण समझ में आ गया। उसके बाद है मेथेन का निर्माण। मेथेन किसे बोलते हैं, CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन का निर्माण, मेथेन बोलते हैं CH4 को। अब मेथेन का निर्माण, मेथेन किसे बोलते हैं, CH4 को। मैथ ही क्यों बोल, मेथेन क्यों बोला इसको, सबसे पहले तो क्या है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, हमेशा एन आता है। और कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन आएगा तो क्या आएगा, मेथ। 2 कार्बन आएंगे तो एथ, 3 कार्बन आएंगे तो प्रोप, 4 कार्बन आएंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन आएंगे तो पेंट, 6 कार्बन आएंगे तो हेक्स। ऐसे क्या आता है, सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन, डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। ऐसे क्या है, अभी यहाँ पर क्या है, बॉन्ड सिंगल है और कार्बन क्या है, एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मेथेन है। मेथेन है। तो अब कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन के बाह्यतम कोश कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसको 4 बॉन्ड और बनाने, तो कार्बन क्या सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अब 4 तो क्या है कार्बन और 4 क्या है हाइड्रोजन, कार्बन तो क्या है एक, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है कार्बन। तो ये क्या करता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, मतलब दूसरे के साथ बनाता है। अब हाइड्रोजन, अब कार्बन के पास कितने हैं, इधर देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन की। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, ये रही, सबके पास एक एक है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड चाहिए, 2, तो हाइड्रोजन काम तो ये हो गया, ये हाइड्रोजन काम हो गया, हाइड्रोजन स्थायी हो गया। अब स्थायी किसको करना है, कार्बन को करना है, कार्बन को स्थायी करना है, तो इसको क्या करेंगे, अब कार्बन को स्थायी करना है, इधर देखो ये है कार्बन, तो इसको स्थायी कैसे करेंगे, इधर देखो कार्बन के, इसके हाइड्रोजन क्या होगा, स्थायी हो गया कि नहीं होगा, हो गया। उसके बाद क्या है, कार्बन कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 तय हो गए, 2 तय हो गए, और 2 ये हो गए, 2 हो गई, 2 ये हो गए, 2 ये हो गई, 8 हो, एक नहीं हुई, 4 बार 2 हो गए। इधर देखो ये 8 हुई, एक नहीं हुई, ये देखो ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन भी स्थायी, इधर हाइड्रोजन भी स्थायी, हाइड्रोजन क्या स्टेबल हो गया और कार्बन भी स्टेबल हो गया। इधर देखो यहाँ पर बॉन्ड कितने बने, 4। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH4, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ,
यही क्या है, मेथेन है। ये क्या है, मेथेन का निर्माण हो गया। उसके बाद अगला क्या है, कार्बन की अपरूपता, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन। ये इसको क्या किसे बोलते हैं, कार्बन की अपरूपता क्या क्या होती है, इसको देखते हैं। कुछ तत्व विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। कुछ तत्व क्या होते हैं, विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, इस विभिन्न रूपों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की भौतिक एवं रासायनिक, कुछ तत्व क्या होते हैं उनके अंदर भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी परिघटना को अपरूपता, इसी परिघटना को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। और विभिन्न रूपों के, अब विभिन्न रूपों को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। विभिन्न रूपों को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। ऐसे क्या है, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप्स हैं। किसके, कार्बन के। किसके एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के। वो एलोट्रोप्स हैं हीरा और ग्रेफाइट। किसके एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के। उसके बाद अगला क्या है, डायमंड। डायमंड किसे बोलते हैं, हीरे को। हीरा कार्बन का क्या है, सबसे शुद्ध रूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन के परमाणु के 4 पड़ोसी कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इसी का कारण क्या है कि सबसे अधिक कठोर होता है। सहसंयोजक बॉन्ड किससे बनाता है, कार्बन से बनाता है। उसके बाद इसी कारण हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है। और काला हीरा काला हीरा जो बोट होता है उसका कार्य क्या होता है, जो शीशा होता है उसको, बोट का कार्य क्या है, जो उपयोग क्या है, पृथ्वी के अंदर जो छेद करने के जो वाले जो यंत्र है, शीशे को क्या है, कांच काटने में, कांच को क्या करने में, काटने में किया जाता है। किसका उपयोग, बोट का उपयोग या काले हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है, जो जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर ये जो पृथ्वी के अंदर छेद करने वाले यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, बोट का या काले हीरे का। और किसके अंदर किया जाता है, कांच काटने वाले, कांच काटने में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ एक ही तत्व पर तल पर आबंधित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रेफाइट है वो प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु के साथ एक ही तल पर आबंधित होते हैं। उसके बाद क्या अगला, इसी गुण के कारण ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है और इसलिए इसका उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। आपने कभी देखा होगा, जो कॉपी होती है उसके ऊपर पेंसिल बार होने चलाई जाती है तो क्या होती है, वो चिकनी हो जाती है, फिसलनशील हो जाती है। वो क्यों होती है, वो क्या है, कार्बन क्या है, चिकना और फिसलनशील होता है, इसलिए क्या है कि इसका उपयोग स्नेक ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होती है, अधातु। अब ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। उसके बाद क्या होती है, वो विद्युत की सुचालक होती है। उसके अंदर क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। उससे अगला क्या है, अब अगला टॉपिक है रासायनिक यौगिकों के प्रकार। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद क्या है, प्रकृति में कार्बन और उसके यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रमुख स्रोत है प्राणी जगत और वनस्पति जगत, ये पढ़ लिया था। और वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोलियम, इनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या है, उसके बाद साकित सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला और बंद श्रृंखला 3 प्रकार की पढ़ ली, 3 प्रकार। उसके बाद कार्बन विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार तत्वों से सहयोग करके यौगों का निर्माण करता है। और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, 2 आइसोमेरिज्म पढ़े थे, उसमें आ गया था एक ही फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर बन रही थी। उसके बाद कार्बन के यौगिकों को मुख्यतः सहसंयोजक क्यों होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये पढ़ ही लिया था। उसके बाद हाइड्रोजन का निर्माण पढ़ लिया था, ऑक्सीजन का निर्माण पढ़ लिया था, नाइट्रोजन का निर्माण पढ़ लिया था, मेथेन का निर्माण पढ़ लिया था। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ये रहा ऑक्सीजन का निर्माण, ये रहा नाइट्रोजन का निर्माण, ये रहा मेथेन का निर्माण। उसके बाद कार्बन की अपरूपता पढ़ ली। उसके बाद ग्रेफाइट पढ़ लिया और डायमंड पढ़ ही लिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।